हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये यूपीएससी सी सेट 2021 पीवाईक्यू सीरीज़ का पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले मैं बना चुका हूं और मेरे चैनल पे अपलोडेड भी है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब डायरेक्टली चलते हैं पार्ट 2 के स्टार्टिंग क्वेश्चन से। क्वेश्चन इज रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म बाय द करेक्ट टर्म इन द गिवन सीक्वेंस। सो इस सीक्वेंस में इनकरेक्ट टर्म हमें फाइंड करना है एंड वेयर ऑड टर्म्स एंड इवन टर्म्स फॉलोड द सेम पैटर्न। ऑड एंड इवन सेम पैटर्न फॉलो करेगा। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऑड और इवन को क्लासीफाई करके ही लिख देते हैं। सो पहले ऑड लिख लेते हैं। 3, 7, 13, 21, 31, 43, ये हमारा ऑड लिख दिया है यहाँ इस नंबर से। सो हम यहाँ पर पैटर्न एनालाइज करेंगे तो इसका डिफरेंस 4 हो जाता है, ये 6, ये हमारा 8, ये 10 और ये 12। सो हम देख रहे हैं जो हमारा दो नंबर का डिफरेंस है, ये इन सब का डिफरेंस 2-2 है। सो सेम पैटर्न हमारा इवन नंबर वाला फॉलो करना चाहिए। अब आ जाते इवन नंबर पे। तो हमारा इवन नंबर क्या है? 2, 4, 10, 18, 28 और 40। इसका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। ये 2 हो गया, ये 6, दिस वन इज 8, दिस वन इज 10 और ये हो गया हमारा 12। अब डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं हमारा। सो यहाँ डिफरेंस देख रहे 4 का है, यहाँ 2 का है, यहाँ 2 का है और यहाँ 2 का है। इसका मतलब है ये 2-2 का डिफरेंस तो सही है, यहाँ तीनों 2 का डिफरेंस सही है, ये डिफरेंस हमारा गलत आ जा रहा है। यहाँ पर हमारा डिफरेंस होना चाहिए 2 का। अगर ये 2 का डिफरेंस होना चाहिए तो इसका मतलब है ये नंबर हमारा 4 होना चाहिए, तब 6 - 4 2 होगा। तो अगर इसको 4 बनाना है तो हमें ये 2 को 0 बनाना होगा, क्योंकि जब 4 - 0 तब तो 4 होगा। इसका मतलब है हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 0। ये हमारा करेक्शन है। सो ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, फॉलोइंग इज द मैट्रिक्स ऑफ सर्टेन एंट्रीज, द एंट्रीज फॉलो अ सर्टेन ट्रेंड रो वाइज। मतलब रो वाइज कुछ रिलेशन है एंट्रीज में। चूज द मिसिंग एंट्री अकॉर्डिंगली, मतलब यहाँ पर क्या होगा हमें फाइंड करना है। सो पहले हम फर्स्ट रो पे देखते हैं। सो पहला कैलकुलेशन देखते हैं कि ये जो 7 + 3 ये हमारा 10 हो जा रहा है। मतलब फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम का सम हमारा ये हो रहा है। सेकंड में भी वही है, 3 + 6 ये 9 हो जा रहा है। तो थर्ड भी हमारा वही होगा कि यहाँ पर जो नंबर होगा वो नंबर +10 13 होना चाहिए, मतलब ये पहला डिजिट 3 होगा। सेकंड पैटर्न देखते हैं। एक पहले रो में ए है, बी है, सी है। सेकंड में ए, बी, सी। थर्ड में ए और सी आ चुका है, मतलब यहाँ पर बी होगा। सो आंसर हमारा हो जाएगा 3B। ये वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ सी सेट है। क्वेश्चन इज यू आर गिवन 2 आइडेंटिकल सीक्वेंस इन 2 रोज। सो पहला रो ये है, सेकंड रो ये है। तो हमें दोनों आइडेंटिकल सीक्वेंस है, मतलब ये दोनों नंबर का रिलेशन जो है ये सेम रिलेशन ये है, या सेम रिलेशन फॉलो कर रहा है सब नंबर। तो हमें फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द एंट्री इन द प्लेस ऑफ सी फॉर द सीक्वेंस 2। सो ये सी हमें फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले सीक्वेंस 1 लिख लेते हैं, क्या है? 8, 4, 6, 15, 52.5 एंड 236.25। सो इसमें ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का रिलेशन पहले देखते हैं। अगर 8 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 4 आ जाएगा। देन 4 को हम अगर 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 आ रहा है। 6 को ऐसे ही अगर सीक्वेंस बढ़ाते हैं तो 2.5 से, 6 × 2.5 12 + 3 15। इसको 15 और 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं कितना होता है। ये और 3.5 तो ये 25, 2 बचा हमारा 15, 5, 20, 2 22, 2 और 5 52.5। मतलब ये भी फॉलो कर रहा। अब यहाँ 4.5 को देख लेंगे। सो ये 45 से मल्टीप्लाई होगा तो ये अराउंड 25, 2, 20, 30, 2 32, 3 25 और 10 35, 1 36, 3 20 23। सो ये एग्जैक्टली 236.25 आ रहा है। इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या फॉलो हो रहा? पहले 0.5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर +1 करके मल्टीप्लाई होगा 1.5 से, फिर 2.5 से, 3.5 से, 4.5 से। अब सेम चीज़ हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे सेकंड वाले पे। सो पहला नंबर हमारा क्या है? पहला नंबर 5 है। तो 5 के बाद 5 को हम लोग 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 2.5, दैट मीन्स इसका हाफ। तो ये हमारा वैल्यू ए हो गया। फिर 2.5 को हम लोग फिर 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 × 1.5 हमारा कितना हो जाता है? 25, 2 बचा 10, 15, 17 और एक 3।
दैट मीन्स 3.75, ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया। अब नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन है हमारा 2.5 से, इसका मतलब है इस नंबर को 3.75 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। ये हमारा हो जाएगा 25, 2 35, 10 45, 2 47, 7 4, ये हमारा हो जाएगा 15, और ये 14, 29, 30, 33, 3 और 6 3 9। सो पॉइंट कितना, 1 और 2, 3 के बाद पॉइंट, इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा 9.375, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा सी। ऑप्शन में देखेंगे ये हमारा ऑप्शन सी है, सी का वैल्यू हमारा ये हो जाएगा। ये मैंने वैदिक मैथ्स यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक यूज़ किया। सो मैं आपको ये बता देता हूँ कैसे एक मल्टीप्लिकेशन ट्रिक यूज़ होता है, कि आप एग्जाम्स में ये आप यूज़ कर सकें। सपोज आपके पास कोई एक नंबर है, 3 डिजिट का नंबर से मैं समझा देता हूँ, 2 3 4 एंड 1 2 3 है। सो हमारा एक फॉर्मूला याद रखिएगा आप, ये फॉर्मूला होता है क्रॉस साइड दिस क्रॉस एंड दिस, ये हमारा फॉर्मूला होता है 3 डिजिट के लिए। वैसे मेरे इस चैनल पे मैंने मैथ्स का ट्रिक का भी मैं वीडियो बनाता हूँ, तो उसमें आपको बहुत सारे ट्रिक मिल जाएंगे। सो अभी के लिए मैं ये समझता हूँ, ये जो लाइन है, इस लाइन का मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू 3 12, 2 1 कैरी बच गया। अब क्रॉस का मतलब है ये ऐसे क्रॉस, ओके कलर थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ, तो ये क्रॉस होगा, ये 3 टू 3 एंड 4 टू 2, तो 3 3 9 और 4 दूनी 8, 9 8 17 और एक कैरी 18, ये 8 हो गया, एक हमारा फिर कैरी बच गया। देन ये वाला थर्ड स्टेप, सो थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये 4 को ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 हमारा ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ये 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 1 4, 6 4 10 और 3 इंटू 2 16 और एक कैरी, दैट मीन्स 17, एक फिर कैरी हो गया। अब ये स्टेप आएगा फोर्थ स्टेप, ये क्रॉस है मतलब इधर से क्रॉस बनेगा, ऐसे क्रॉस बनेगा, तो 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 4 3 7 और एक 8, ये 8 बन गया। और लास्ट में जो लाइन है ये मतलब ये सिंपल लाइन है, दैट मीन 2 इंटू 2 2। सो ये डायरेक्टली आप एक लाइन में इसका आंसर लिख सकते हैं। सो मैं जितना भी कैलकुलेशन मैंने, आप यहाँ देख रहे यहाँ देख रहे, सब कैलकुलेशन मैंने यही ट्रिक यूज़ करके किया है, तो ये ज़्यादा आसान और इफेक्टिव और आप जल्दी से यूज़ कर सकते हैं। तो आप एग्जामिनेशन में इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ इसका आंसर सी है। Question is, a person X from a place A and another person Y from a place B set out at the same time walk towards each other. The places are separated by a distance of 15 किलोमीटर। सपोज ये प्लेस है हमारा, ये A हो गया, ये B हो गया, ये दोनों का डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, और यहाँ पर हमारा पर्सन X है, यहाँ पर्सन Y है। नेक्स्ट देखते हैं, X walks with the uniform speed of 1.5 किलोमीटर पर आवर, Y walks with the uniform speed of 1 kilometer first hour, then with uniform of 1.25 in the second hour and then 1.5. सो स्लोली हर घंटे पे अपना स्पीड इंक्रीज हो रहा वाई का। तो हम देखेंगे कि ये लोग क्वेश्चन क्या पूछा है, थर्ड, हाँ स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि दे टेक 5 आवर टू मीट, तो हम लोग अब दोनों को हम लोग चला के देखते हैं कि कब वो लोग मीट करेगा। सपोज हम लोग टेबल फॉर्म में देखेंगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगा। सो ये सपोज ए है, ये बी है, ये टोटल डिस्टेंस हम देख लेते हैं। सो सपोज इन द फर्स्ट आवर, ये पहले घंटे में ए कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा 1.5 और बी 1, तो टोटल ये 15 किलोमीटर में टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो गया हमारा 2.5। नाउ सेकेंड आवर में ए का कवर सेम है 1.5, बी किया 1.25, दैट मीन्स इस पूरे जर्नी में इन लोग कितना कवर किया 2.75, और पहले 2.5 कवर हो चुका है प्लस 2.5, ये हमारा हो गया 5.25, 5.25 डिस्टेंस कवर हो चुका है। देन 3, थर्ड में अगेन 1.5 ए ने कवर किया और ये 1.5 अगेन, सो ये 3 हो गया, एंड हम लोग का 5.25 तो पहले से कवर हो चुका है, तो प्लस 5.25 दैट इज 8.25। नेक्स्ट चौथे घंटे में ये 1.5 ही करेगा, ये हमारा कैसे इंक्रीज हो रहा है 1 से 1.25, 1.5 मतलब 1.75 इंक्रीज होगा। तो चौथे घंटे में दोनों मिला के कितना डिस्टेंस कवर किए होंगे 1.5 प्लस 1.75 दैट इज 3.25, और टोटल डिस्टेंस पहले से कितना है हमारा 8.25, सो प्लस 8.25,
ये हमारा कितना हो गया, 8 3 11, मतलब 11.5 हो गया। नाउ हम पाँचवें घंटा देखते हैं। पाँचवें घंटे में ये 1.5 ही है, और ये हमारा अब कितना हो जाएगा, ये 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा होगा, मतलब उस फिफ्थ आवर में ये 2 किलोमीटर चल जाएगा। तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 2 + 1.5 3.5, और ऑलरेडी इन लोग 11.5 चल चुका है, प्लस 11.5 दैट इज इक्वल टू 13 15 हो गया। इसका मतलब है 15 कंप्लीट हो चुका है। पाँचवें आवर के कंप्लीट होने से एग्जैक्टली 15 कवर हुआ, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये कवर हो चुका है पाँचवें घंटे में। सो अब कैलकुलेट कर लेंगे कि दोनों ने कितना कितना कवर किया। सो ये जो पहला स्टेटमेंट है, दे टेक्स 5 आवर टू मीट, ये हमारा सही हो गया, क्योंकि हर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, मतलब 5 घंटे में इन लोग मिल चुका है, 15 किलोमीटर कवर हो चुका है। अब सेकंड देखते हैं, दे मीट मिडवे बिटवीन ए एंड बी। अब देखेंगे कि ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया सबको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो 1.5 इंटू 5 दैट मीन्स 7.5, और 15 किलोमीटर का एग्जैक्टली हाफ होता है 7.5। वैसे आप ये सब भी कैलकुलेट करेंगे तो ये 7.5 ही आएगा। सो इट मीन्स दैट कि दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया है, और सेम डिस्टेंस सेम पॉइंट एट द 7.5 किलोमीटर पे ही मिले हैं। इसका मतलब है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन इज, अ स्टूडेंट appeared in 6 papers. The maximum marks are the same for each paper. His marks in this paper are in the ratio or in the proportion of this. So पहले लिख लेते हैं क्या proportion है। 5:6:7:8:9:10, ये proportion में वो marks लाया है। Overall he scored 60%. In how many numbers of paper did he score less than 60% of the maximum marks? सपोज मान लेते हैं हर स्टूडेंट का हम लोग एक्स वेरिएबल लेके मान लेते हैं मार्क्स है। एक का है 5x 6x 7x 8x 9x एंड 10x, एंड x इज अ पार्ट ऑफ रेशियो, आप लोगों को पता है नॉर्मल रेशियो का जो क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। नाउ पहला स्टेटमेंट देखते हैं, ओवरऑल द ही स्कोर्ड 60%। तो टोटल मार्क्स कैलकुलेट कर लेंगे, सबको ऐड कर लेंगे हम लोग। सो ये कितना हो गया हमारा, 11 7 18 8 26 9 35 10 45, ये हमारा हो जाएगा 45x। सो अब बोला है कि ओवरऑल ही स्कोर्ड 60%। सपोज ओवरऑल जो हमारा स्कोर है वो p है, सो p का 60% बाई 100 इज इक्वल टू 45x। ये आप एक बार और मैं समझा देता हूँ। यहाँ बोला गया है कि ओवरऑल 60% स्कोर किया गया, पी को हम लोग ने मान लिया है कि ओवरऑल स्कोर इतना है पी, इसका 60% हमारा ये जो स्कोर है 45x जो पूरे मिला के हुआ है। सो ये इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे तो पी का वैल्यू आ जाएगा, दैट मीन्स पी इज द हाईएस्ट मार्क्स। ये पी हमारा हर 6 सब्जेक्ट मिला के का हाईएस्ट मार्क्स पी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 45 इंटू 100/60x। सो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2, दिस इज 5 एंड 2 सॉरी यहाँ ये 3 होगा, एंड 3 दिस विल बी 15, दैट मीन्स 15 इंटू 5 75x। मतलब ओवरऑल जो मार्क्स है वो में हमारा कितना है 75x है। तो अब इंडिविजुअल सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स निकल जाएगा, बिकॉज सब सब्जेक्ट सेम नंबर के हैं। तो अगर सिंगल सब्जेक्ट ले रहे हैं, वन सब्जेक्ट का जो मैक्सिमम मार्क्स है, मैक्सिमम वो क्या हो जाएगा 75x बाई टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितना है 6, क्योंकि 75x टोटल सब्जेक्ट का कम टोटल मार्क्स है। तो बाई 6 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, दिस विल बी 3 सॉरी दिस विल बी 2 और दिस विल बी 25, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 12.5x। ये हमारा मैक्सिमम मार्क्स हो गया ईच सब्जेक्ट का। नेक्स्ट हम क्वेश्चन में देखें क्या दिया है, इन हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पेपर ही स्कोर्ड लेस देन 60% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। सो हमारा मैक्सिमम मार्क्स 12.5x हो गया, इसका 60% देखते हैं कितना होता है, इंटू 60/100। सो ये कट गया, ये हो गया हमारा 2, दिस विल बी 5, और 5 टाइम्स अगर हम 12.5 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 2.5x। सो दैट मीन्स ये हमारा कितना हो गया, ये सॉरी 2.5x, यस। सो दिस विल बी हमारा, ये थोड़ा मैंने गलत काट दिया, ये 3 होगा, ये काफ़ी गलत हो जाता है मुझसे कभी कभी। सो क्योंकि यहाँ हम लोग 2 से काट रहे हैं, तो 2.5x इंटू 3 दैट इज 7.5x। इसका मतलब है 7.5x हमारा 60% मार्क्स, ये हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू हो गया
कि इस पॉइंट से हमें चेक करना है कि इस पॉइंट से कितने स्टूडेंट का मार्क्स कितने पेपर में उस स्टूडेंट ने कम मार्क्स लिया है 7.5x से। सो ये हमारा हो जाएगा 5x, 6x और 7x, ये तीन ही होगा, बाकी सब तो 7.5 से ज़्यादा है, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 3, दैट इज बी। ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला ही क्वेश्चन था, बस आपको ये अप्रोच फॉलो कीजिएगा तो आप आसानी से कर लीजिएगा। मैं ये बस समझाने के लिए मैं इतना सारा डिटेल लिखा हूँ, आप डायरेक्टली इस नंबर को ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद आप नॉर्मल पी मान के आप ये वाला 75x निकाल लीजिए, फिर डिवाइड करके आप 12.5 निकालिए एंड डायरेक्टली आपको 7.5 दिख जाएगा। सो आप उस अप्रोच से भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो बेसिक से जान रहे हैं चीज़ें, बेसिक बहुत बेसिक हो या एडवांस हो, सब इसे देख के समझ सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक ब्रॉड कैटेगरी ऑफ पीपल को मैं इंक्लूड कर सकूँ इन वीडियो के थ्रू। सो इस कारण से मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करके भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें भी समझा रहा हूँ। जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने मल्टीप्लिकेशन का चीज़ बताया कि कैसे आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा मेन फोकस है कि आप लोग सब लोग सी सेट का पेपर को ईजिली क्रैक करें, बिकॉज मैं पैटर्न भी एनालाइज कर रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन ये लोग दे रहे हैं, और मैं उस हिसाब से ही आपको डिटेल में बता रहा हूँ हर क्वेश्चन। Question is, in a group of 120 person, 80 are Indians and rest are foreigners. So हमारे 120 लोग हैं जिसमें 80 इंडियन है एंड रेस्ट जो 40 बच रहे हैं वो फॉरेनर है, ठीक है, एफ ऑफ फॉरेनर। नेक्स्ट, फर्दर 70% इन द ग्रुप कैन स्पीक इंग्लिश। सो 70% जो है वो इंग्लिश स्पीक कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ इंडियंस हु कैन स्पीक इंग्लिश इज, हमें फाइंड करना है कि कितने इंडियन हैं जो इंग्लिश स्पीक करते हैं। सो हमारे अगर हम लोग डेटा देखें, जितना डेटा हमें दिया गया है उस हिसाब से हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कर सकते कि एग्जैक्ट इंडियन कितने इंग्लिश स्पीकिंग है। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर हम नहीं बता सकते। सपोज अब एक गेस करते हैं, 70 में से जस्ट गेस करते हैं कि जो 40 फॉरेनर है, ऑल 40 जो है वो सपोज इंग्लिश बोलते हैं, तो हमारे बच गए कितने, 30 इंडियन। इस केस में क्या है कि 30 इंडियन हमारे इंग्लिश बोलेंगे। तो दो सिनेरियो लेते हैं, क्योंकि हमारा दो ऑप्शन बचा है, 30 और लेस और 30 और मोर। सपोज 30 और लेस में लेते हैं, मान के चलते हैं 30 को ना लेके 29 इंडियंस सपोज इंग्लिश केवल बोलते हैं। सो इस केस में हमारा 70 माइनस, क्योंकि टोटल 70 इंग्लिश है और 29 इंडियन बोल रहे हैं, इसका मतलब है 41 फॉरेनर को इंग्लिश बोलना होगा इस इक्वेशन के हिसाब से। लेकिन हमें पता है फॉरेनर केवल 40 ही है, मतलब ये जो सिनेरियो है कि 30 से कम है ये नहीं लिया जा सकता, ये टेस्ट केस फेल हो गया। इसका मतलब है 30 और लेस जो है ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास अब ऑप्शन बच गया है 30 एंड मोर, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन इज, कंसीडर ऑल 3 digit number without repetition of digit obtained using 3 non-zero digit which are multiple of 3। सो हमें हमारा टेस्ट केस क्या है कि मल्टीपल ऑफ 3 देखना है, तो 3, 6 एंड 9 ये 3 नंबर ही हमारा हो सकता है जिससे हम 3 डिजिट नंबर फॉर्म करें विदाउट रिपीटेशन। सो इस 3 नंबर से कितना नंबर फॉर्म हो सकता है, तो फर्स्ट हो सकता है 369, सेकेंड 396, देन 639, then 693, and then 936, and then 963। सो ये 6 नंबर है, इसको ऐड करना है। इसका एक ट्रिक मैंने बताया था, सिंस से 3 नंबर से हमारा नंबर बन रहा है, तो हम लोग एक ट्रिक था कि ये जो कॉलम है हमारा, इस कॉलम में हर एक नंबर 2 बार प्रेजेंट होगा। आप देख लीजिए, जैसे 9 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, 6 आपका यहाँ है और 3 यहाँ है और यहाँ, मतलब एक कॉलम में 3 2 बार होगा। तो 3 2 बार होगा तो 3 दूनी 6, 6 2 बार होगा तो 12, और 9 2 बार होगा तो 9 दूनी 18। ये 3 का सम हमारा इस कॉलम का सम होगा, तो 18, ये 30 और 6 36, ये 36 हो जाता है, मतलब ईच कॉलम का सम हमारा 36 होगा। तो ये 36 का 6, 3 कैरी बचेगा, नेक्स्ट कॉलम भी 36 होगा, 3 36 और 3 39, यहाँ 9, फिर 3 बचा, फिर नेक्स्ट 36 प्लस 3 39। सो ये हमारा सम आ गया, दैट इज द वैल्यू ऑफ एस। एस आ चुका है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। पहला है एस इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 74। इसके लिए सबसे बेस्ट है एस का हम फैक्टर निकालेंगे कि एस का फैक्टर क्या होगा। तो चलिए एस का फैक्टर निकालते हैं। 3996, ये 3 से जाएगा तो 1 3
3 2। देन इसे हम 2 से ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 6, ये देन 6, ये 6। देन अगेन 3 से करते हैं तो इट इज 2 2 2। ठीक है। देन अगेन इसे हम लोग 2 से करते हैं तो 1 1 1। ठीक है। देन ये 3 से चला जाएगा तो 3 9 और 2 1 7। और हमें पता है 37 प्राइम नंबर है, मतलब हम एस को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 3 बार 3 आया है और 2 बार 2 आया है, 2 बार 2 आया है इंटू 37। ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट में क्या है कि s इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 74। तो अब s ऑलवेज डिविजिबल बाई 74 है तो 74 का फैक्टर हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं साइड में। 74 का फैक्टर हो जाएगा, अगर 2 से जाएगा तो दिस इज 37 और 37 प्राइम नंबर है, मतलब 74 का फैक्टर हमारा सिंपल केवल 2 इंटू 37 आ रहा। अब क्वेश्चन है कि s इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 74, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि s में भी 2 एक बार है और 37 है, एंड 74 का फैक्टर भी 2 एंड 37 है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, s इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 9। s में देखते हैं 9 आ रहा है, ये तो आपको क्लियरली दिख रहा है 3 इंटू 3 9, मतलब s 9 से भी डिविजिबल है। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2, बोथ स्टेटमेंट आर राइट। Question is, there are two classes A and B having 25 and 30 student. So class A में 25 student है and class B में 30 students है. Now next, in class A the highest score is 21 and the lowest score is 17. मतलब क्लास ए में जो मार्क्स रेंज है 70 टू 21 का रेंज में मार्क्स मिल रहा है। नेक्स्ट, क्लास बी द हाईएस्ट इज 30 एंड द लोएस्ट इज 22। सो क्लास बी भी लिख लेते हैं, 22 लोएस्ट है एंड हाईएस्ट है 30। नेक्स्ट, फोर स्टूडेंट आर शिफ्टेड फ्रॉम क्लास ए टू क्लास बी, मतलब 4 स्टूडेंट क्लास ए से क्लास बी में शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है। सो रिमेनिंग ए में कितने हो गए, ए में लास्ट में 21 बच चुके हैं और बी में 34 हो चुके हैं। ये है फाइनल शिफ्टिंग के बाद का सिनेरियो। अब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है हमारे पास। द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज। सो क्लास बी का जो एवरेज स्कोर होगा वो डेफिनेटली डिक्रीज होगा, मतलब 100% श्योरिटी है। सो अगर डेफिनेटली यहाँ केस दिया गया है, मतलब हम हर केस को लेके चलेंगे, सबसे ऑप्टिमिस्टिक केस लेके चलेंगे कि जो 4 स्टूडेंट शिफ्ट हुए हैं, 4 स्टूडेंट जो शिफ्ट हुए हैं फ्रॉम ए टू बी, ये चारों सपोज हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे क्लास ए में, सपोज 21 मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे। अगर क्लास ए में उन लोग 21 मार्क्स भी ऑब्टेन किए होंगे और हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्लास बी के जो मिनिमम मार्क्स है वो 22 है, तो इसका मतलब क्लास ए के अगर टॉपर्स भी क्लास बी में आएंगे तो इनका जो एवरेज होगा वो घटा देंगे एवरेज। तो ये जो स्टेटमेंट है कि डेफिनेटली डिक्रीज, ये एकदम राइट स्टेटमेंट है। हर सिनेरियो में, मतलब हम लोगों ने ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो लिया, उसमें भी एवरेज क्लास बी का घट रहा है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज। अब ए का एवरेज स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज करेगा, तो ये अगर हम लोग सिनेरियो देखते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आया है, इसका मतलब हर सिनेरियो फॉलो करना चाहिए। लेकिन जस्ट सपोज ये जो चारों स्टूडेंट शिफ्ट हुए हैं सबका मार्क्स सपोज 21 है, सो इस केस में जो एवरेज होगा वो तो क्लास ए का घट जाएगा एवरेज, क्योंकि जो जितने टॉपर्स है 21 वाले वो चले गए हैं, तो एवरेज 17 और 21 के बीच में कहीं एवरेज लाई कर रहा होगा, और 21 वाले सब चले गए, इसका मतलब है जो एवरेज है थोड़ा लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा 17 के टुवर्ड्स। इसका मतलब है इस सिनेरियो में क्लास ए का एवरेज घट रहा है, तो यहाँ जो डेफिनेटली वर्ड है इस वजह से ये ऑप्शन गलत होगा, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1। क्वेश्चन इज कंसीडर टू स्टेटमेंट एंड अ क्वेश्चन। सो स्टेटमेंट 1 देखते हैं पहले। सो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 से पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज सीमास रैंक फ्रॉम टॉप इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, मतलब टोटल 40 स्टूडेंट है और हमें सीमा का रैंक निकालना है फ्रॉम द टॉप। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखते हैं, प्रिया इज 4 रैंक बिलो सीमा। सो सपोज सीमा यहाँ पर है एस, तो प्रिया का इसका रैंक 4 नीचे होगा, मतलब 1 2 3 4, यहाँ पर प्रिया होगी। सो ये हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट, बिलो सीमा एंड इज 31st
फ्रॉम द बॉटम, ये प्रिया के बारे में बोला गया है कि प्रिया इज 4 रैंक बिलो सीमा एंड 31st फ्रॉम द बॉटम, मतलब प्रिया 31st फ्रॉम द बॉटम होगा। सपोज बॉटम ये 40 है, सो प्रिया का रैंक यहाँ 31st होगा बॉटम से। सो ये 40 अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो यहाँ से 1 2 करके हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो ये 31st है, मतलब आगे में यहाँ पर 9 स्टूडेंट और होंगे, क्योंकि प्रिया अगर ये 31st हो गई और यहाँ से हम लोग 31st है तो यहाँ 9 स्टूडेंट और हो गए, क्योंकि 40 स्टूडेंट हम टोटल माना गया। तो उस हिसाब से क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट इज द सीमास रैंक फ्रॉम द टॉप। तो सीमा का रैंक टॉप से हमें पता चल गया, बिकॉज ये डिस्टेंस ये हमारा 31st है, तो ये 32 होगा, ये 33 होगा, ये 34 होगा, और ये सीमा 35 होगी नीचे से। तो ऊपर से इसका रैंक क्या हो जाएगा, ऊपर कितना पोजीशन और बचेगा, 36, 37, 38, 39, 40। सो हम लोग काउंट कर लेंगे ऊपर से कितना सीमा का पोजीशन है। तो पहला फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 35 सिक्स्थ है। सो सीमा का पोजीशन सिक्स्थ पता चल गया टॉप से, मतलब स्टेटमेंट 1 से ही हमें पता चल जा रहा सीमा का पोजीशन। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट है। अब आता है स्टेटमेंट 2 पे। ईना इज 2 रैंक बिलो 2 रैंक अबव सीमा एंड 31st रैंक, इसे मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। सो आते सेकेंड स्टेटमेंट पे। ओनली सेकेंड स्टेटमेंट हम देखेंगे क्या लिखा है कि व्हाट इज सेकेंड स्टेटमेंट में ईना इज 2 रैंक अबव सीमा। तो सपोज सीमा यहाँ है एंड ईना 2 रैंक अबव है, 1 2, मतलब ईना यहाँ पर है। एंड और क्या दिया हुआ है, एंड 37 रैंक फ्रॉम द बॉटम, ये ईना के बारे में बोला गया है कि ईना इज 37th फ्रॉम द बॉटम। तो ये 37th है, सपोज ये नीचे नंबर होगा तो ये लास्ट हमारा सपोज ये 40th है और ईना 37th फ्रॉम द बॉटम है। अगर यहाँ से नंबरिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे 3, तो यहाँ से ईना का रैंक क्या 37th हो गया। इसका मतलब है 38, 39, 40। सो यहाँ रैंक लिख दे रहे हैं हम 38, 39 और ये 40, मतलब यहाँ से टॉप से स्टार्ट होगा। उस हिसाब से सीमा का रैंक कितना होगा 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पर सीमा का रैंक 6th आ गया और प्रीवियस वाले स्टेटमेंट से भी सीमा का रैंक 6th आया था। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट पहला और दूसरा अगर हम सिंगल सिंगल भी कंसीडर कर रहे तो सीमा का एग्जैक्ट रैंकिंग फ्रॉम द टॉप हमें पता चल पा रहा है। सो इस हिसाब से आंसर हम लोग चूज करेंगे। इस हिसाब से आंसर हो जाएगा हमारा सी, इधर स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट। सो सी हमारा आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन इज कंसीडर 2 स्टेटमेंट एंड अ क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन देख लेते क्या है। पूछा है हु इज द हैवीएस्ट अमंग ए बी सी डी ई। सो हमारे 5 है ए बी सी डी ई। पूछा गया है कौन हैवीएस्ट है। तो पहले स्टेटमेंट में आते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ईच ऑफ ए एंड डी इज हैवियर देन ईच ऑफ ई एफ बी ई एफ, मतलब बी ई एफ जो है इसका वेट कम है ए डी से, मतलब ए डी हैवीएस्ट है। सो ए डी हैवी है बी ई एफ से, बट नन ऑफ देम इज द हैवीएस्ट, बट इन सब में से कोई हैवीएस्ट नहीं है। सो क्या हम केवल स्टेटमेंट 1 से हम लोग बता सकते हैं कि सी हैवीएस्ट है कि नहीं, बिकॉज यहाँ पर सी का तो कोई बात ही नहीं है, पहला स्टेटमेंट में सी का कोई जिक्र ही नहीं है। सो पहला स्टेटमेंट से इनफ नहीं है बताना कुछ भी सी के बारे में। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है ए इज हैवियर देन डी, मतलब ए जो है हैवियर हम राइट साइड लिखते हैं, ए इज हैवियर देन डी एंड बट इज लाइटर देन सी, बट ये लाइटर देन सी है। सो इसमें से ए डी सी, इसमें से हमें क्या पता चल रहा है ए सी और डी में सी सबसे हैवीएस्ट है। अभी भी हमें ये नहीं पता चला ए बी सी डी ई में कौन हैवीएस्ट है, बिकॉज ये वाले इक्वेशन में हमारा बी और ई ये आया ही नहीं है, तो बी का रिलेशन ही नहीं पता है। लेकिन अब अगर हम ये दोनों इक्वेशन को मर्ज कर दे रहे हैं तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ए डी हैवीएस्ट है, हमारा जो कैंडिडेट है बी ई एफ इलिमिनेट हो गया। जब सपोज हम लोग इलिमिनेशन का राउंड देखते हैं, ए बी सी डी ई और एफ, इलिमिनेशन देखते हैं कौन हैवीएस्ट नहीं है, तो इससे ये वाला स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि बी ई एफ ये हैवीएस्ट नहीं है। सो बी ई एफ हैवीएस्ट नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है डी
और ए हैवीएस्ट नहीं है, डी और ए हैवीएस्ट नहीं है, बच कौन गया? सी। इसका मतलब अगर दोनों स्टेटमेंट को हम कंबाइन कर रहे हैं तो हम आंसर दे पा रहे हैं इस क्वेश्चन का। सो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। सो ये हमारा सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इज, in the English alphabet the first four letters are written in opposite order and the next four are written in opposite order and so on, and the at the end y and z are interchanged. So चार चार लेटर को अपोजिट ऑर्डर में लिखा जा रहा है। So पहले हम लोग देख लेंगे वो कैसे लिखते हैं। पहले अरेंजमेंट कर लेंगे, ए बी सी डी, देन ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई जेड को इंटरचेंज कर देना है। तो सबसे पहले जेड आ जाएगा, देन वाई आ जाएगा। ये सीक्वेंस में लिखे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आएगा। सो अब पूछा क्या गया है, विच विल बी द फोर्थ लेटर टू द राइट ऑफ 13th लेटर। सो पहले 13th लेटर क्या होगा? ये 4 4 8 4 3 12, ये 13th लेटर आ गया, ठीक है। एंड इससे पूछा है राइट ऑफ 13th लेटर, फोर्थ लेटर कौन सा होगा? तो इससे 4 और काउंट कर लेंगे, ये 1 2 3 4, ये हमारा टी आंसर हो जाएगा। सो बी हमारा आंसर हो गया। इसमें सिंपल उल्टा 4 4 करके उल्टा लिखना है और हमें जो बोल पूछा है पहले 13th निकाल लेना है, फिर उससे 4 आगे कर देना है, हमारा आंसर हो जाएगा ऐसे। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। हमें टेबल दिया हुआ है, प्लेयर दिया है ए बी सी डी, और रन स्कोर इन फर्स्ट इनिंग, बॉल फेस इन फर्स्ट इनिंग एंड रन स्कोर इन सेकेंड इनिंग, बॉल फेस्ड इन सेकेंड इनिंग। मतलब एक ये टेस्ट मैच का 4 प्लेयर का हमें स्टैट्स दिया हुआ है। और क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज़ द फास्टेस्ट रन स्कोरर इन द टेस्ट मैच। सो जो क्रिकेट जानते हैं इसका मतलब है पूछ रहा है किसका स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा है। तो स्ट्राइक रेट का सिंपल फार्मूला आप एक रेशियो देख सकते हैं कि टोटल रन डिवाइडेड बाई टोटल बॉल्स, ये हमारा रेशियो ज़्यादा होना चाहिए। बस ये हमें क्वेश्चन में ध्यान रखना है। तो हम निकालते हैं, पहले ए का निकालते हैं। सो ए का क्या हो जाएगा, टोटल रन कितना हो गया 61 और 14, तो 61 14 हमारा 75 हो गया। एंड टोटल बॉल हमारा कितना है 99 + 76 मतलब 175, ये हमारा ए आ गया। बी का वैसे ही निकालते हैं, फर्स्ट इनिंग का रन कितना है 5 है एंड सेकेंड इनिंग का 50 है मतलब 55, डिवाइडेड बाई बॉल कितना है 12 और 85 तो 97। सी का निकाल लेते हैं वैसे ही, 15 और 20 35, और टोटल बॉल फेस्ड है 75 और 50 125। एंड लास्ट डी का निकाल लेते हैं, 13 12 25 रन मारा है और बॉल फेस किया है 55 50 मतलब 105। अब हमें ये इन चारों रेशियो में से देखना है कौन सा रेशियो सबसे ज़्यादा है। तो फर्स्ट को हम कैलकुलेट करते हैं, लगभग कैलकुलेट करेंगे और हम लोग निकालेंगे। ये लगभग 25 से अगर करेंगे तो 3 बार में जाएगा और ये 7 बार में जाएगा, ये 3/7 अप्रॉक्स आ गया। सो 3/7 अप्रॉक्स 0 पॉइंट आपका 0 हो गया, तो 7 चौके 28 एंड 2 0 7 दूनी 14 मतलब 4 2 दो अंक पे अभी निकाल रहे हैं। ये 97 लगभग है, तो ये आपका अप्रॉक्स 0.5 के अप्रॉक्स आएगा। अगर नीचे अगर 100 कर देते हैं, मतलब हम लोग अप्रॉक्स कर रहे हैं, अगर नीचे अगर 97 की जगह 100 कर लेंगे तो 0.55 आएगा, तो 0.5 के अप्रॉक्स आ रहा है ये वैल्यू। इसको देखते हैं, ये 7 बार में जाएगा और ये 5 के हिसाब से 2 और 5 25/7 लगभग होगा। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा 0.28 आ जा रहा है। ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका एक ट्रिक है कि नीचे 25 है ऊपर 7 है, तो आप क्या कीजिए कि दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे 100 हो जाएगा ऊपर 28 हो जाएगा, तो 28/100 हो गया, तो मतलब 0.28। ये सब ट्रिक है, आप एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं। लास्ट है, ये 5 से काटिए 5 और ये लगभग 21 हो गया, तो 21.5 लगभग आपका 0 पॉइंट, एक बार 50 आएगा तो 2 ही के करीब आएगा। तो इसका मतलब है ये चारों में से हमें ये दिख रहा है 0.5 के अप्रॉक्स बी का स्ट्राइक रेट है, मतलब बी का रेशियो सबसे ज़्यादा है, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी। ये केवल कैलकुलेशन का है, आप जितना जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं आप उतना जल्दी आंसर निकाल लीजिए। क्वेश्चन इज, हाफ ऑफ द विलेजर्स ऑफ अ सर्टेन विलेज हैव देयर ओन हाउसेस। सो सपोज हाफ ऑफ द, सपोज एक्स है टोटल विलेजर्स है, सो x/2 का ओन हाउस है, सो हम लोग हाउस लिख ले रहे हैं। 1/5 of the villagers cultivate paddy, so x/5
पैडी कल्टिवेट करते हैं। सेकेंड है 1/3 ऑफ द विलेजर्स आर लिटरेट, सो 1/3 दैट मीन्स टोटल 1/3 ऑफ द विलेजर आर लिटरेट। ठीक है, नेक्स्ट 4/5 ऑफ द विलेजर्स आर अंडर 25 ईयर ऑफ एज, सो 4/5x ये क्या है, अंडर 25 दैट मीन्स लेस देन 25 ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सर्टेनली करेक्ट। सो अब हमें पूछा है चारों में से कौन सा सर्टेनली करेक्ट है। जब ये सर्टेनली वर्ड आए ना, मतलब यहाँ आपको डेफिनेट बोलना होगा कि एग्जैक्टली करेक्ट है कि नहीं। सो इसमें आप क्या देखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन में ऑल दिया है, पहला में ऑल दिया है, दूसरा में सम। देखिए ऑल मतलब लगभग सबको इंक्लूड करना है, दूसरा सम है मतलब कुछ को इंक्लूड करेंगे, तीसरा ओनली हाफ, इसमें भी एग्जैक्ट दिया हुआ है, चौथा नो विलेजर्स, इसमें भी एग्जैक्ट है। तो अगर आपके पास समय नहीं है और ऑप्शन मारना है तो डायरेक्टली आप बी को ऑप्शन मार के आ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर बाकी ए सी और डी में क्या है, एग्जैक्ट एग्जैक्ट है, आपका सम का ऑप्शन नहीं है। और जितना ये कंस्ट्रेंट दिए हैं ना, 4 कंस्ट्रेंट है, इसमें एग्जैक्टली ऐसा आता है कि आपका कोई भी अगर ओनली हो या एग्जैक्ट हो वो चीज़ें मिस हो जाता है। सो आंसर बी ही होता है। चलिए हम लोग इसमें निकाल के देखते हैं इसमें क्या आता है। सो पहला है ऑल द विलेजर्स हु हैव देयर ओन हाउसेस आर लिटरेट। सो ये हाउस है, x/2 के पास हाउस है और लिटरेट x/3 के पास है। तो सपोज अगर हमारे पास 100 भी, सपोज मान लेते हैं x इज इक्वल टू 100 है, तो इसमें से 50 लोगों के पास, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, इसमें से 50 लोगों के पास हाउस होगा और x/3 लिटरेट होंगे, तो सपोज 33 लोग लिटरेट होंगे। सो मे भी पॉसिबल है, क्या है क्वेश्चन, क्या है, ऑल द विलेजर्स हु हैव देयर ओन हाउस आर लिटरेट। सो ये 50 के 50 लिटरेट है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अदर 50 भी वो भी ये 33 में हो सकते हैं। तो पहला तो हम सर्टेनली नहीं बोल सकते। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, सम विलेजर्स अंडर 25 ईयर ऑफ एज आर लिटरेट। सो 25 ईयर ऑफ एज में कितना टोटल लोगे, 4/5 ऑफ एक्स, मतलब अगर एक्स को 100 लेते हैं तो 4/5 मतलब 80 विलेजर्स जो हैं वो आपका 25 ईयर से कम में आ जाते हैं। और लिटरेट में हम कितना देख रहे हैं, 33 है। तो 100 में 33 हमारा, अगर मान के चलते हैं कि जो ये 20 विलेजर्स हो जाएंगे हमारा ग्रेटर देन 25 ईयर, ये सबको हम लोग लिटरेट मान लेते हैं कि ये पूरे के पूरे लिटरेट हैं। ठीक है, तो अभी भी हमें क्या पता चल रहा है कि जो 33 में से 20 गया, कितना बच गया, लगभग 13.33। अगर 100 के हिसाब से चलते हैं तो इतना और लिटरेट हमारे बचेंगे। तो इसका मतलब सम विलेजर्स अंडर 25 ईयर है, मतलब ये 13.33 है, ये 80 में से ही आएगा। बिकॉज अगर हम 20 एक्सट्रीम केस भी लेके रखते हैं कि 20 जो है वो 25 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, वो मान के चलिए वो सब लिटरेट है, तो हमारा लिटरेट की संख्या 33 है। तो अभी भी 13 लिटरेट 13 पॉइंट समथिंग है, अगर 100 को एग्जांपल लेके ही चल रहे हैं हम, तो 13 लिटरेट अभी भी आएंगे। और वो 13 लिटरेट हमारे 25 ईयर से जो कम है, 80 जो संख्या है उसमें से आएंगे। इसका मतलब सम विलेजर्स अंडर 25 ईयर ऑफ एज आर लिटरेट, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि एटलीस्ट 13 तो विलेजर्स दिख रहे हैं जो 25 साल से कम है, वो लिटरेट में आ रहे हैं, मतलब बी स्टेटमेंट सही है। ऐसे तो हमें डायरेक्टली टिक कर देना चाहिए, अब आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन 2 स्टेटमेंट और दिखा देता हूं मैं कि ये दोनों गलत कैसे होगा। ओनली हाफ ऑफ द विलेजर्स हु कल्टिवेट पैडी आर लिटरेट। सो पैडी कल्टिवेट करते हैं x/5, x/5 मतलब 100/5, 20 पैडी कल्टिवेट करते हैं, और हाफ बोला है मतलब 20 का हाफ 10 हो गया। सो केवल 10 विलेजर्स लिटरेट है। तो हमें ये रेशियो पता नहीं, ये रेशियो लिटरेट से कनेक्टेड आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते। मे भी आप जो पैडी 20 कैलकुलेट कर रहे हैं, जो 80 पैडी नहीं कैलकुलेट कर रहे, हो सकता है कि 33 के 33 लिटरेट है, वो जो पैडी कल्टिवेट नहीं कर रहे उसमें से हैं, तो उस हिसाब से एक भी पैडी कल्टिवेटर लिटरेट नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो गया। लास्ट है नो विलेजर्स अंडर 25 ईयर ऑफ एज हैज हिज ओन हाउस, ये भी कंडीशन गलत हो गया, क्योंकि हम देख रहे कितना 50 लोगों के पास ओन हाउस है और टोटल हमारा 80 है, 25 साल से कम है। अगर ये अगेन 20 वाला रेशियो लेके चलेंगे कि अगर 20 जो है, जो 20-25 साल से उम्र जिनका ज़्यादा है, अगर उनके पास अपना हाउस है, तो अभी भी 30 लोग और बचे हैं जिनके पास अपना घर है, तो वो 30 लोग इस 80 में से ही 30 लोग आएंगे, मतलब 25 साल से कम में ही 30 लोग आएंगे। इसका मतलब है जो नो विलेजर्स लिखा है ये पॉसिबल नहीं है, मतलब विलेजर्स हैं जो 25 साल से कम है और जिनका अपना घर है, मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत है। इस हिसाब से हमारा स्टेटमेंट बी सही हो गया। सो पहले मैंने जो ट्रिक बताया था कि अगर आपके पास समय नहीं है, डायरेक्टली आप ऐसा क्वेश्चन में बी मार के आए जहाँ सम है, जहाँ पर डेफिनेटनेस का स्कोप नहीं है, सम हो, अगर जहाँ ऑल हो, नन ऑफ द अबव हो,
ये सब आंसर जनरली नहीं होता है। सो आप दोनों तरफ से मैंने आपको समझा दिया है। सो यू आर स्मार्ट इनफ टू चूज़ कि कौन सा वे जाना है डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम यू हैव लेफ्ट इन द एग्जामिनेशन। इस क्वेश्चन के साथ ही सीसैट 2021 पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। पार्ट 3 पार्ट 4 भी मैं बना चुका हूं और अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। आप वहां से जाके देख सकते हैं और लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।